तो आज बात करते हैं सूचक पे, है ना। तो सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं? देखिए, इंडिकेटर या सूचक इसको हम बोलते हैं, नाम से ही देख रहा है कि सूचना देने वाला, ठीक है, सूचना देने वाला। तो होता क्या है कि एक ऐसा यौगिक जो कि सामान्यतः क्या करता है कि किसी भी अभिक्रिया के बारे में सूचना प्रदान करता है। अब अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया कैसे, यानी कि अभिक्रिया होगी अम्ल और क्षार के बीच। तो अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो सामान्यतः क्या बनता है, यहाँ पर आपको पता है क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस लवण के निर्माण में या इस अम्ल या क्षार की अभिक्रिया में किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है और उस प्रकार उस जगह पर विलयन का व्यवहार किस प्रकार का है, दोनों की जो अभिक्रिया की जा रही है तो उसकी सूचना जो प्रदान की जाती है वो सूचक के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण अगर हम देखें कि मान लेते हैं हमारे पास में एक फ्लास्क है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, अम्ल को रख दिया है, ठीक है। कोई अम्ल था उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब अम्ल रखा होगा तो कोई ना कोई उसकी सांद्रता होगी, कोई ना कोई उसका आयतन होगा, और एक ट्यूब हमने ऊपर से इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। एक ट्यूब हमने यहाँ से इस तरीके से एक ट्यूब बना दिया और उस ट्यूब के अंदर भी क्या किया हमने, एक विलयन रखा है। अगर ये अम्ल है तो इसको क्या रखा हमने, क्षार रखा। ये बात समझ में आ गई। और अब हमने क्या किया, इस क्षार की कुछ बूंदों को हमने क्या किया, इस अम्ल के अंदर डालना प्रारंभ किया। तो अगर हम देखें आयतन के सामान्य के रूप में देखें कि पहली स्थिति ऐसी देख लें जहां पर अम्ल की एक सांद्रता है, अम्ल का एक आयतन है और क्षार अभी हमने नहीं डाला, तो इस स्थिति को अगर देखा जाए तो हमें ये दिखेगा कि इस विलयन का व्यवहार जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय व्यवहार होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया फिर समझ लीजिए भाई, केवल अम्ल रखा हुआ है और क्षार हमने अभी नहीं डाला, यानी कि बेस को अभी हमने नहीं डाला है, केवल एसिड रखा हुआ है। तो अगर केवल एसिड रखा है तो यहाँ पर क्या विलयन होगा, किस प्रकार का व्यवहार हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कुछ बूंदें इसके अंदर डाली, यानी कि कुछ ना कुछ जो मात्रा थी वो इसके अंदर डाली। अब जब कुछ मात्रा इसके अंदर डालोगे तो इसके अंदर अब क्या प्राप्त होने लगेगा, लवण प्राप्त होने लगेगा, लवण बनने लगेगा। ये बात समझ में आ गई। क्या वो पूर्ण रूप से लवण बन जाएगा? नहीं। पूर्ण रूप से लवण कब बन जाएगा, जब बराबर सांद्रता अम्ल की और बराबर सांद्रता किसकी हो जाएगी, क्षार की होगी, तब जाकर पूर्ण रूप से लवण बनेगा। लेकिन तब तक क्या रहेगा, या तो अम्लीय रहेगा या फिर क्षारीय रहेगा। जैसे इसमें अगर बात करें तो विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। मतलब ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, ठीक है, ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए तो व्यवहार कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। क्लियर है? फिर आपने क्या किया, और बूंदे डालना प्रारंभ कर दिया और मात्रा इसकी बढ़ाना प्रारंभ किया, तो धीरे 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 क्या होगा, ये लवण की तरफ बनता जाएगा, यानी कि उदासीनता की तरफ जाता रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मान लेते हैं आप और ज्यादा डाल दे रहे, मतलब इसकी सांद्रता कम हो जाए, इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाए, इसकी सांद्रता कम हो जाए, इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाए, तो अब कैसा विलयन बन जाएगा, क्षारीय बन जाएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं इस बात को। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर हम आंखों से देखें और हम केवल अम्ल और क्षार को लें तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कब लवण बन गया, कब वो अम्लीय व्यवहार है, कब वो क्षारीय व्यवहार। लेकिन अगर कैलकुलेशन करें, अगर हमें संख्या दे रखी हो, अगर हमें सांद्रता दे रखी हो, तो उस जगह पर हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये किस जगह पर क्षार बन सकता है। लेकिन क्योंकि लैब में काम होता है और लैब में सारी चीजें किससे प्रदर्शित करती है, आंखों से। भाई आंखों से जो चीज दिख रही होगी वही तो हम समझ सकते हैं। तो अब उस चीज को कैसे प्रदर्शित किया जाए, उस चीज को कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे पता किया जाए कि यहाँ पर अम्लीय व्यवहार हो गया, यहाँ पर उदासीन व्यवहार हो गया, यहाँ पर क्षारीय व्यवहार हो गया। तो करते क्या है, इसके साथ में एक और यौगिक डालते हैं, जिस यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, यानी कि भाई सूचना देने वाला। क्लियर है? तो इसके साथ में हम क्या डाल देते हैं, इसके साथ में इंडिकेटर डाल देते हैं। अब आया समझ में? क्लियर हुआ? क्या डाल देते हैं, इंडिकेटर। क्लियर? इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर का काम एक सिंपल सा काम है कि वह क्या करेगा, सूचना देगा। और सूचना कैसे देगा, वह सूचना रंग परिवर्तित करके देगा। क्या करेगा, अपना रंग परिवर्तित कर देगा। समझ में आ गया? और जैसे ही रंग का परिवर्तन हो गया हम समझ जाएंगे कि भाई अभिक्रिया इस स्थिति पर पहुंच चुकी है। दूसरे बिंदु पे इसको कह सकते हैं एंड पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ भैया रंग का परिवर्तन हो गया
और जैसे ही रंग का परिवर्तन हो गया इसका मतलब है कि अब हमारा काम खत्म हो गया, यानी कि हम उस जगह पर उसका अनुमापन यानी टाइट्रेशन जो होता है वो हम कर चुके हैं। ये समझ में आ गई कहानी? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो होता क्या है कि सूचना देने वाला यानी कि सूचक वो जो कि सूचना देता है। सूचना किसके द्वारा देता है? रंग के परिवर्तन के द्वारा देता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो सूचक है यानी कि जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर कौन होता है, कैसा होता है, कैसा व्यवहार होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंडिकेटर जो होता है, सबसे पहले बात है कि वीक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। वीक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वीक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब दुर्बल कार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक क्यों बोला? कार्बनिक इसलिए बोला इसमें कार्बन एटम की एक बड़ी सी श्रृंखला होगी, यानी कि जो इसका यौगिक होगा वो कैसा होगा? बहुत बड़े रूप में होगा। क्लियर है? इसलिए कार्बनिक बोला। दुर्बल क्यों बोला? यानी कि इसके अगर वियोजन की बात करें तो क्या ये पूर्ण रूप से वियोजन करेगा? पूर्ण रूप से वियोजन नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक होता है, आपने देखा होगा यौगिक एक ऐसा जो कि पूर्ण विघटन कर रहा होता है और एक होता है कि आंशिक विघटन कर रहा होता है। तो दुर्बल कैसे होते हैं? आंशिक विघटन करते हैं। क्लियर हो गया? और जो प्रबल होते हैं वो कैसे होते हैं? पूर्ण विघटन करते हैं। तो पूर्ण विघटन नहीं करता, यानी कि इसका मतलब ये कैसा होता है? ये दुर्बल होता है। यहाँ तो समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां तक तो ये समझ में आ गया कि दुर्बल कार्बनिक यौगिक होता है, ये ठीक है। लेकिन अब इनके व्यवहार की बात करते हैं कि इनका व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, तो इनका व्यवहार होता है दो प्रकार का, या तो ये अम्लीय हो सकते हैं, या ये अम्लीय हो सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? क्षारीय हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब अगर हम देखें तो ये कैसा हो सकता है? एसिडिक। क्लियर? और ये कैसा हो सकता है? बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? यानी कि ये हो सकता है एसिडिक और ये होता है एसिडिक। अच्छा, अब चलो बात करते हैं एसिडिक की बात में। तो एसिडिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? देखो थ्योरी का पोर्शन है ये थ्योरी का पोर्शन है ना, और बहुत सिंपल सा पोर्शन है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन पोर्शन है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, मुद्दे को समझते रहो कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है और कौन कौन सी चीजें कहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे अब बात कर रहे हैं हम लोग एसिडिक की, यानी कि एसिडिक इंडिकेटर क्या होंगे? वो जो कि क्या करेंगे? H प्लस आयन देते हैं। क्या कहा मैंने? H प्लस आयन देते हैं, यानी कि जो H प्लस आयन देते हैं। क्लियर होगा? कहां देते हैं H प्लस आयन? विलयन के अंदर। जहां वो पड़ा होगा वहीं तो H प्लस आयन देंगे, खाली तो कोई H प्लस आयन तो देता ही नहीं है। भाई एक बात मुझे बताओ, कोई भी यौगिक है, शांत पड़ा हुआ है, किसी के साथ में इसको नहीं डाला है, तो क्या वो H प्लस आयन देगा? नहीं। H प्लस आयन कब देगा? जब सामने वाला उसको परेशान करेगा, यानी सामने वाले का व्यवहार उसके साथ में कुछ होगा, तभी तो H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो यानी कि क्या होगा कि जो H प्लस आयन देते हैं, और H प्लस आयन कहां देते हैं? H प्लस आयन कहां देते हैं? जहां पर ये विलयन में, जिस विलयन में ये पड़ा हुआ होगा। समझ में आ गई बात? जैसे कौन कौन सा हो सकता है, चलो ये भी दिमाग में रखो। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अम्लीय बफर के लिए, अम्लीय इंडिकेटर के लिए, वो है आपका फिनोफ्थलीन। नाम सुना है? फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट फिनोफ्थलीन। समझ में आ गई बात? इसको शॉर्ट में बोलते हैं HPH, ये बोला जाता है। क्लियर है? यानी कि HPH दैट इज कॉल्ड द फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय इंडिकेटर होता है, यानी कि एसिडिक इंडिकेटर होता है। अब एसिडिक इंडिकेटर है तो इसको अगर देखा जाए तो एसिडिक इंडिकेटर का मतलब यही तो हुआ बेटा कि H प्लस आयन देगा। तो देखो कैसे देता है, ये H प्लस और pH माइनस देता है। अच्छा, यहाँ पर जो pH लिखा हुआ है इसका मतलब फिनॉल नहीं है या फिनाइल नहीं है, ये एक बड़ा सा कार्बनिक यौगिक है। बहुत लोग बड़े कंफ्यूज जाते हैं यार ये क्या है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्लियर? तो वहां पर उसका जो रूप है वो माइनस और H का कौन सा हो गया? प्लस। तो ये क्या कहलाएगा? फिनोफ्थलीन। कौन सा इंडिकेटर हो गया? ये एसिडिक इंडिकेटर हो गया। इसका मतलब है कि एसिडिक इंडिकेटर है तो H प्लस आयन देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसिडिक इंडिकेटर है तो ये भी चलो साथ में दिमाग में रखते हैं कि ये किस विलयन
किस विलियन के साथ देगा, इसका मतलब विलियन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्षारीय। तो यानी कि अगर हम फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसके साथ करेंगे, क्षारीय विलियन के साथ, यानी कि विलियन का व्यवहार कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए, क्षारीय विलियन के साथ, यानी कि बेसिक नेचर हो जाए। ठीक है, सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाए, बेसिक हो जाए, तो उस कंडीशन में इंडिकेटर जो होगा वो अपना काम करेगा। यहां तक कोई डाउट? चलो, ये तो मैंने बताया किसके लिए, एसिडिक इंडिकेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं अपन लोग, चलो अब बात करते हैं बेसिक इंडिकेटर। अब बेसिक इंडिकेटर में अगर बात करें तो बेसिक इंडिकेटर तो काफी है, बहुत से, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं मैथिल ऑरेंज, ध्यान रखिएगा, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड, ये दो को आप ध्यान रखिएगा, मैथिल ऑरेंज और दूसरा हो जाएगा मैथिल रेड। क्लियर, ये दो को दिमाग में रखना है, समझ में आ गई बात। मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, मैथिल का मतलब मैथाइल ग्रुप नहीं है, फिर से बता देता हूं, मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ओके। मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड को हम लोग बेसिक इंडिकेटर क्यों कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, MEOH से रिप्रेजेंट करते हैं। OH दिख रहा है आपको यहाँ पर, OH दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया Me प्लस OH माइनस, इसका मतलब क्या होगा, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। आ गई बात समझ में, यानी कि वो इंडिकेटर जो कि OH माइनस आयन प्रदान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इंडिकेटर बोलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि इनको बेसिक इंडिकेटर बोल रहा हूं मैं, तो मुझे एक बात बताओ कि विलियन का व्यवहार कैसा होगा, ये मुझे बता दो, चलो किस विलियन के लिए प्रयोग किया जाएगा, वेरी गुड, यानी कि इसका मतलब है इनका जो प्रयोग होगा वो अम्लीय व्यवहार वाले विलियन के लिए होगा, अम्लीय व्यवहार के विलियन के लिए होता है। बोलो कोई डाउट, समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इसका व्यवहार, इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट अगले मुद्दे को समझते हैं। अब जरा देखिए गौर से कि हमने आपके सामने एक इंडिकेटर रख दिया, कौन सा इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर, और एक कौन सा रखा, बेसिक इंडिकेटर। चलिए, अगर हम आपके सामने एसिडिक इंडिकेटर रखें तो इसके अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी आप देख लेते हैं। भाई इंडिकेटर है तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं पर एक उसका पीएच मान को भी तो प्रदर्शित करेगा, तो चलो उस पीएच मान की बात करते हैं। तो एसिडिक इंडिकेटर हमारे पास में है, इसके अगर हम पीएच मान की बात करते हैं तो पीएच मान कैसे निकालेंगे बच्चों, H प्लस प्लस IN माइनस। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, और वियोजन हो रहा है, कौन सा इंडिकेटर है, अम्लीय, कैसे पहचाना, H प्लस IN का मतलब इंडिकेटर है, मतलब यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर का जनरल रूप ले लिया है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसका वियोजन हो रहा है तो वियोजन स्थिरांक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा वियोजन स्थिरांक। तो मान लेता हूं वियोजन स्थिरांक में ले लेता हूं KIN, ले लिया। तो अब जरा मुझे बताओ KIN अगर मैंने ले लिया है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जब मुझे बताओ KIN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस होगा, क्या होगा, IN माइनस डिवाइड बाई, वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जरा पीएच की गणना करते हैं यहाँ से, तो पीएच की गणना करने के लिए हमें H प्लस आयन चाहिए होगा, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KIN, यहाँ क्या होगा, HIN डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, IN माइनस। ये बात समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर? चलो ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है पीएच, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग H प्लस आयन लेना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन ले लेते हैं, तो माइनस लॉग H प्लस आयन हो गया, बोलो हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा, पूरा पूरा ले लूं, माइनस लॉग, यहाँ कितना हो गया, KIN दिख रहा है आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, HIN दिख रहा है, डिवाइड बाई IN माइनस। बोलो समझ में आया, ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते अगले मुद्दे की तरफ चलते। इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, यहाँ पर पीएच लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग KIN, बोलो हाँ है ना, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस लॉग HIN, ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस चला जाएगा, या चाहो तो चलो प्लस ही ले लेते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, लॉग IN माइनस। बोलो समझ में आ गया,
ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक? आगे सॉल्व करोगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीएच हो गया इज इक्वल टू ये हो गया पी के आई एन, अरे हो गया, और माइनस लॉग एच आई एन और प्लस लॉग दिस, तो माइनस को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा आई एन माइनस डिवाइड बाई एच आई एन। बोलो आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या? पीएच का। और किसका आ गया? ये बेसिकली इंडिकेटर का आ गया। यहां तक समझ में आ गया? यानी किसी भी इंडिकेटर का अगर पीएच मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस सूत्र के द्वारा करेंगे, पीएच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस डिवाइड बाई एच। अच्छा, ये सूत्र जो है जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। किसको शो कर रहा है? बफर को। वेरी गुड। इसका मतलब हमारा जो इंडिकेटर होता है वो क्या विलयन तैयार करता है? बफर विलयन तैयार करता है। समझ में आ गई बात? दिख रहा है आपको? बफर विलयन। कोई डाउट यहां तक? बफर में तो सूत्र था, क्या बताया था? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, याद है? या कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, वही तो है यहाँ पर। आई एन माइनस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ कि नहीं हुआ? ये एसिड हो गया और ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, ये इंडिकेटर कैसा लिया मैंने यहाँ पर? यहाँ ध्यान रखो, कैसा इंडिकेटर था बेटा? एसिडिक। और अगर मैं इसकी जगह पर बेसिक इंडिकेटर ले लूं तो क्या होगा? सोच के देखो, बताओ बताओ बताओ। MeOH होगा, आयन ना, इसी तरीके का होगा। आयंस में तोड़ोगे इसको तो किस में टूटेगा? Me प्लस और क्या करेगा? OH माइनस। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इस जगह पर अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो समझ जाओगे, POH इज इक्वल टू कितना होगा? PKIN तो रहेगा ही रहेगा, इसका इंडिकेटर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा PKIN प्लस, अब मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। लॉग कौन सा होगा? इसका संयुग्मी। इसका संयुग्मी कौन सा होगा? ये है संयुग्म, यानी इसका मतलब क्या होगा? Me प्लस डिवाइड बाई क्या होगा? MeOH। बोलो आ गया समझ में? यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक और सूत्र आपके सामने तैयार हो, और दोनों ही, चाहे वो इंडिकेटर एसडी को और चाहे वो इंडिकेटर बेसिक हो, दोनों ही किस प्रकार का विलयन बनाते हैं? बफर विलयन बनाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो आगे की बातें, इंपॉर्टेंट बातें आगे समझाता हूं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं मान लेता हूं आपके सामने मैंने HIN दे दिया, एसडी इंडिकेटर ही ले रहा हूं मैं, और ये जो HIN है ये मान लेता हूं 1/3 भाग, 1/3 भाग अनुमापित हो गया। अनुमापित समझ रहे हो? या अगर लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन हो रही है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1/3 भाग वियोजन हो गया। 1/3 भाग वियोजन, वियोजित, वियोजित हो गया। कहां पर? किसी विलयन के अंदर। इंडिकेटर 1/3 भाग वियोजित हो गया, और उस इंडिकेटर का अगर हम देखें तो PKIN का मान लेता हूं सपोज दैट 5 है, तो अब बताओ वहां पर उस इंडिकेटर का पीएच क्या होगा? 1/3 भाग वियोजित हो गया। कब? जब अनुमापन चल रहा था। सब कुछ खेल तो अनुमापन के अंदर ही हो रहा है ना, टाइट्रेशन के अंदर ही हो रहा था, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर ही तो हो रहा है सब खेल, और तो कहीं हो नहीं रहा कि खाली बैठे बैठे चलो आओ वियोजित हो जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है भाई, कहीं ना कहीं इसको डाला गया होगा। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि एसडी इंडिकेटर का प्रयोग कहां करते हैं? बेसिक सोल्यूशन के लिए, और बेसिक इंडिकेटर का प्रयोग कहां करते हैं? एसडी सोल्यूशन के लिए। ये तो बताइए, ठीक है, चलो देखते हैं, सोचते हैं इस बात को क्या करेंगे यहाँ। तो ये हमारे पास में HIN है, HIN है तो यहाँ क्या होगा? H प्लस प्लस IN माइनस। जो जो क्वेश्चन कह रहा है और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन करते चले जाते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 0। यहाँ कितना हो गया? कितना भाग हो गया? 1/3 हो गया। आ रही बात समझ में? यहाँ हो गया तो समझ में आ रहा है 1/3। तो यहाँ कितना हो गया? 1/3। यहाँ कितना हो गया? 1/3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कितना है बचेगा? 2/3। अरे हो गया। यहाँ कितना हो गया? 1/3। यहाँ कितना हो गया? 1/3। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? PKIN। PKIN कितना हो गया बच्चों? 5 प्लस, सही जा रहे हैं, बता देना कहीं गड़बड़ी हो, लॉग 1/3। अरे हाँ या ना? डिवाइड बाई कितना हो गया? 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। हो गया? कहां चला गया?
ऊपर जाएगा तो कहाँ ऊपर जाएगा, 1/2 ही रहेगा। यहाँ कितना हो गया, पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 प्लस log 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 प्लस log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और यहाँ कितना हो गया, माइनस 0.30, तो कितना आ जाएगा 4.7। ये लो एक न्यूमेरिकल और तैयार आ गया समझ में। तो चाहे क्वेश्चन वियोजन पर आ जाए और चाहे क्वेश्चन इस बात पर आ जाए कि कितना भाग वियोजित हो गया, तो जितना भाग वियोजित हो गया है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ गया, चलो नोट कर लो इतना, फिर आगे बताता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सूचक कार्य कैसे करता है, सूचक कार्य कैसे करता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सूचक जो है वो बेसिकली किस प्रकार से अपना कार्य करता है। देखो अगर हम किसी सूचक के बारे में बात करते हैं तो सूचक में दो बातें होती है, दो चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं हमने ये एक अम्लीय यहां पर इंडिकेटर लिया है, अम्लीय सूचक लिया है, तो इसमें दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से, एक भाग जो कि आयनित हो जाता है और एक भाग जो कि अनआयनित होता है। समझ में आ गया। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 0 0 हो गया, यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, है ना। तो 1 माइनस अल्फा भाग क्या हो गया, ये हो गया जो अनआयनित है, अनआयनित। आगे बात समझ में, ये अनआयनित भाग। और यहां पर आयन माइनस निकल के आ गया है, या ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, आयनित भाग। समझ में आ गया। तो इंडिकेटर के अंदर दो रूप होते हैं, कौन सा, एक आयनित रूप और एक अनायनित रूप। और इन्हीं दोनों की सांताओं से पीएच निकाला है आपने। अगर गौर से देखो, आप देखो आपने पीएच का सूत्र लिखा, क्या लिखा, पीएच इज इक्वल टू क्या लिखा, पी के आई एन, याद आ गया होगा, प्लस लॉग, यहां क्या लिखा हुआ है, आई एन माइनस डिवाइड बाई क्या लिखा है, एच आई एन। याद आया कि नहीं है, क्लियर है। जरा गौर से देखो, इस चीज जगह पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहां पर आपको दिख रहा है आई एन माइनस, यानी कि इसका मतलब कौन सा रूप है, आयनित। और नीचे कौन सा है, एच आई एन, कौन सा हो गया, अनायनित। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग, यानी कि कौन सा भाग, आयनित भाग, कौन सा भाग, आयनित, और नीचे कौन सा होगा, आगे बात समझ में। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयनित सांता बटा अनायनित सांता भी हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज तो यहां पर। अब आगे की बात सुनिए। अब जो बात आती है रंग परिवर्तन, वो रंग परिवर्तन क्यों होता है, कारण सुनिए उसका, कि अनायनित का रंग अगर एक है तो आयनित जब होता है तो उस जगह पर रंग उसका परिवर्तित होता है। नहीं आया समझ में। यानी कि इंडिकेटर के दो रंग होते हैं, एक वो रंग जब वो अनायनित रूप में होता है और एक वो रंग जब वो आयनित रूप में होता है। समझ में आ गया। एक वो रंग जो वो अनायनित रूप में होता है, यानी कि किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं कर रहा है, वियोजित नहीं हो रहा, आयनित नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर वो अलग रंग प्रदर्शित करेगा। और जब वो किसी से अभिक्रिया कर जाए, मतलब किसी से अभिक्रिया का मतलब ये नहीं कि लवण के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अरे लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता भाई, इंडिकेटर अभिक्रिया नहीं करता है, वो सिर्फ वियोजित होता है। उसके अंदर जो H प्लस आयन निकला होगा लवण, जो विलयन के अंदर जो H प्लस आयन की अधिकता होगी या OH माइनस की आयन अधिकता होगी, उसके साथ में ये भाग अभिक्रिया कर लेगा, जल बना देगा। तो इंडिकेटर रिएक्शन नहीं करता, इंडिकेटर सिर्फ आयनित होता है। आयनित होके या तो उसका H प्लस आयन खत्म हो जाएगा या फिर उसका OH माइनस आयन खत्म होगा, बस इतना सा होगा। लेकिन जब वो आयनित होगा तो उस जगह पर अपना रंग जो होगा वो परिवर्तित कर देगा। इसी रंग परिवर्तन से हम पहचान जाते हैं कि उस विलयन का जो व्यवहार है वह किस प्रकार का। समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के साथ समझाता हूं। उदाहरण के साथ ये कि अगर हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन की, HPH की बात करते हैं, HPH जब अनायनित रूप में होता है, अनआयनित रूप में होता है, आयनाइज नहीं होता है, नॉन डिसोसिएटेड होता है, तो उस कंडीशन पर ये रंगहीन होता है। क्लियर है, कलरलेस होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही ये
pH माइनस में होता है यानी कि आयनित फॉर्म में होता है, तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर हो जाता है, यानी कि इस टाइप का रंग हो जाता है। तो एक बात मुझे बताओ कि आपने इंडिकेटर यूज किया और इंडिकेटर यूज करने पर अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो अनायनित रूप में है। समझ में आ गया? और जैसे ही उसको डाला और रंग परिवर्तन हो रहा है या होना प्रारंभ हो गया या हो गया, तो इसका मतलब वो आयनित रूप होगा। ये समझ में आ रही बात? अब दिमाग थोड़ा सा और लगाइए। आयनित कब होगा? HPH आयनित कब होगा? H कब नहीं होगा? ये सोचो। तब नहीं होगा, ये तब नहीं होगा जब विलयन का व्यवहार, ये कैसा है? अम्लीय, तो विलयन कैसा होगा बेटा? अम्लीय होगा। अरे विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर विलयन भी अम्लीय और ये भी अम्लीय तो आयनित ही नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? विलयन भी अम्लीय और ये भी अम्लीय तो आयनित नहीं होगा। लेकिन अगर विलयन का व्यवहार कैसा हो गया? क्षारीय हो गया, यानी कि विलयन का व्यवहार कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन पर पिंक कलर आ जाएगा। तो हुआ ना, इंडिकेट किया नहीं किया उसने कि भैया आपका सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक हो गया। बेसिक हो गया तो कलर उसने अपने आप ही पिंक कलर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब सुनो अगली बात। हर इंडिकेटर का एक पीएच परास भी होता है। क्या बोला मैंने? पीएच परास। क्लियर है? तो हर इंडिकेटर का एक पीएच परास होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको कुछ इंडिकेटर दे देता हूं। ठीक है, पहले इंडिकेटर दे देता हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर हमें ध्यान रखने हैं, वो देख लो। तो यहां पर मैं देख रहा हूं इंडिकेटर, बड़ा आराम से इस बात को समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिकेटर है, यहां पर एक लेते हैं पीएच परास। ठीक है, पीएच रेंज लेते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं कलर भी ले लेते हैं। तो यहां पर कलर कर देते हैं एसिडिक, एसिडिक यहां पर कलर है ना, तो यहां पर कलर कर ले रहे हैं, रंग कर दे रहा हूं, यहां पर भी रंग और यहां पर भी रंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस बात को समझ लेना। और यहां पर हम ले रहा हूं एसिडिक के लिए और यहां ले रहा हूं मैं बेसिक के लिए, यानी कि बेसिक सोल्यूशन होगा तो कैसा रंग होगा और एसिडिक सोल्यूशन होगा तो कैसा रंग। तो इसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं मैथिल ऑरेंज। नंबर 1 ले रहा हूं मैं मैथिल ऑरेंज। ये 3 याद रखो आप, मैथिल ऑरेंज। ठीक है, तो मैथिल ऑरेंज का पीएच परास किसी को याद है? मैथिल ऑरेंज का, ठीक है, 3.1 to 4.4। हाँ ठीक है, 3.1 to 4.4 है ना। थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत हो सकते हैं। 3.1 to 4.4। रंग अगर बता दो किसी के पास में, यानी कि अगर एसिडिक में है तो कैसा है? रेड है, और यहाँ कैसा है? बेसिक में कैसा है? क्लियर है? दूसरा होता है मैथिल ऑरेंज के बाद कौन सा होता है? मैथिल रेड। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, पीएच परास के क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। 6.3 6.4 कर लो। ठीक है, यहां पर भी वही होता है, कौन सा होता है? रेड होता है। यहाँ कैसा होता है? येलो होता है। क्लियर है? और थर्ड कौन सा लेते हैं? फिनोफ्थलीन। ठीक है ना, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने फिनोफ्थलीन। यहाँ पर हो जाएगा 8.2 से 10.2 और यहाँ पर हो गया रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। आगे बात समझ में? और भी है लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, 3 को दिमाग में रखना है आपको। पीएच रेंज दिमाग में नहीं रखनी है, ये आपको बेसिकली वहां दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। चलो अब आगे की कहानी समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथिल ऑरेंज की बात करते हैं, सुनिएगा बहुत गौर से, थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड, इन दोनों की बात करते हैं। ये कैसे होते हैं? इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखो यहां पर ये पीएच रेंज लिखी हुई है, लेकिन जो पीएच रेंज यहां पर लिखी हुई है बच्चों, ये पीएच रेंज बेसिकली एसिड की है, क्योंकि ये 7 से कम है। आया ना? इसका मतलब क्या साबित कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तभी काम करेगा जब सॉल्यूशन का पीएच कुछ इस टाइप का होगा। ये इंडिकेटर का पीएच रेंज का मतलब समझ में आ रहा है? इंडिकेटर का पीएच रेंज का मतलब ये है कि भैया ये इंडिकेटर तब काम करेंगे जब सॉल्यूशन का पीएच रेंज ये होगा। अब समझ में आ गया?
सोल्यूशन का पीएच रेंज 7 से कम है, दिख रहा है आपको, सोल्यूशन का पीएच रेंज 7 से कम है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? उसी तरीके से फिनोल्फ्थालीन की बात कर लेते हैं। फिनोल्फ्थालीन कैसा होता है? मैंने बताया फिनोल्फ्थालीन कैसा होता है? एसिडिक होता है नहीं होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और यहां पर देखो आप, पीएच रेंज क्या दिख रही है आपको? 7 से ज्यादा। ये किसकी है? सोल्यूशन की। ये सोल्यूशन जो है उसकी है, जो सोल्यूशन का व्यवहार होगा। यानी कि फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग तब होगा जब सोल्यूशन का पीएच रेंज 8.2 से 10.2 के बीच में होगा। आगे बात समझ में आ गई? यानी कि फिनोल्फ्थालीन यहां काम करेगा और मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड इस पीएच रेंज में काम करेंगे। कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं इसके रंग का परिवर्तन कैसे होगा, वो सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखो इसका व्यवहार कैसा है? क्षारीय, बड़ा गौर समझिएगा। इसका व्यवहार कैसा है? क्षारीय, बेसिक है। इसका व्यवहार बेसिक है। तो एक बार मुझे बताओ, ये अपना कौन सा एक्चुअल कलर शो कर रहा होगा? बेसिक वाला। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इसका कलर एक्चुअली में कौन सा हो रहा है? येलो हो रहा है। और ये येलो कलर किस फॉर्म में होगा जरा मुझे बताओ? आयनाइज की अनायनाइज? आयनित के अनायनित? अनायनित। अनायनित में, क्योंकि अभी तो ये आयनित हो ही नहीं रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है, अभी तो आयनित नहीं हो रहा है। यानी कि उस जगह पर कैसा होगा? ये पीला कलर होगा। यानी कि जब आप पहली बार इसको डालोगे तो किस रंग का मिलेगा? पीले रंग का मिलेगा। समझ में आ रहा है? और अब जैसे ही विलयन का व्यवहार किस रूप में आएगा? इस रूप में आएगा। मतलब विलयन का व्यवहार, विलयन का पीएच जो रेंज होगी वो इस रूप में आएगी, तो ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करने लगेगा? रेड में। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका? आयनित हो जाएगा। यानी ये रंग हो जाएगा अनायनित, ये रंग हो जाएगा आयनित। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ भी वही होगा। यानी कि यहां पर ये अनायनित है और ये कैसा हो गया? यहां तक समझ में आ गया। अब आगे तीसरी बात आ गई, फिनोल्फ्थालीन की बात करो। फिनोल्फ्थालीन का व्यवहार कैसा होता है? एसिडिक होता है। फिनोल्फ्थालीन इसका व्यवहार हो गया एसिडिक। इसका मतलब ये कलरलेस होता है। और ये कब होगा? आयनित के अनायनित? वेरी गुड। ये कौन सा होगा? अनायनित। ये बात समझ में आ गई। और ये अगर अनायनित हो गया तो जब इसको आयनित करोगे, यानी कि आयनित कब होगा? जब विलयन का व्यवहार इसमें होगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में। बोलो ये चीज क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? कब कहां पर रंग बदलेगा? तो रंग का बदलाव आपको उसके विलयन के व्यवहार के, विलयन का जो व्यवहार के परिवर्तन को भी शो करता है। जब विलयन का व्यवहार, अगर हम इसमें बात करें, अगर विलयन का व्यवहार कैसा हो रहा है? विलयन का व्यवहार अगर अम्लीय है, एसिडिक है, तो ये फिनोल्फ्थालीन पड़ा रहेगा और रंगहीन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, धीरे धीरे ये पिंक होता चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब अभी इसके दिमाग एक और चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर ये एक सिंपल पीएच क्यों नहीं लिखा आपने? सिंपल पीएच का मतलब एक मान क्यों नहीं लिखा? ये रेंज क्यों लिखी है? ये ऐसा क्यों लिखा है कि 8.2 है और 10.2 है? सर 9 पर क्या होगा? 9.2 पर क्या होगा? ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसका मतलब भी समझाता हूं मैं आपको, समझो इसको, मतलब को समझो। आपके पास में HPH है, ऐसे समझो। आपके पास में HPH है, या आप ऐसे समझो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपके पास में एक एसिड है, सुनना मेरी बात को। यहां आपने एक एसिड भरा हुआ है, ठीक है? ये एसिड भरा हुआ है, क्लियर है? इसका कंसंट्रेशन मान लेता हूं 0.1 m है, 10 ml है, मान लिया एसिड है 0.1 m 10 ml। ये समझ में आ गया? अब हमने क्या किया, ऊपर से इसमें क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं मान लेता हूं बेस है इसका भी 0.1 m, बेस का भी 0.1 है। यहां पर हमारे पास में एसिड है, यहां बेस है, यहां है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये फिक्स है। यहां है 0.1 मल्टीप्लाई बाई, अब वॉल्यूम ले रहा हूं, पहले वाले में 0 ले लिया, दूसरे वाले में 5 ले लिया, दिमाग लगाना, तीसरे वाले में 10 ले लिया, चौथे वाले में 20 ले लिया, पांचवे वाले में 50 ले लिया। ये एज इट इज है। अब तुम ऐसे समझ लो, 0.1 मल्टी, ये तो फिक्स है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10
0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एसिड बेस की सांद्रता मैंने इस रूप में रखी है, मुझे एक बात बताओ, विलयन का व्यवहार कैसा होगा? ठीक है, अच्छा ये मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए। बताओ यहां पर क्या होगा? ये तो है ही नहीं, केवल ये है, तो कैसा होगा? एसिडिक। वेरी गुड। नेक्स्ट में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बड़ा है ये छोटा है, कैसा होगा? एसिडिक। वेरी गुड, क्लियर। यहां न्यूट्रल, यहां कैसा होगा? न्यूट्रल। क्लियर होगा? यहां बताओ, वेरी गुड, बेसिक। यहां बताओ, वेरी गुड, बेसिक। अब समझ में आया कि नहीं है? नेचर चेंज होता जा रहा है और बेसिक बढ़ता जा रहा है। तो जो इंडिकेटर होगा, अगर एसिडिक इंडिकेटर ले रहे होगे तो इधर की तरफ काम करेगा, और अगर बेसिक इंडिकेटर ले रहे होगे तो इधर की ओर करेगा। अब समझ में आया पॉइंट? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों अलग अलग जगह पर काम कर रहे हो, एसिडिक की जगह। और कैसे करेगा ये समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, एसिड जो हमने कंसंट्रेशन सोल्यूशन लिया है वो एज इट इज लिया है, और ऊपर से जो डाल रहे हैं उसकी वैल्यू बदलते जा रहे हैं। पहले 5 ml डाला, फिर 10 ml डाला, फिर 15 ml डाला, फिर 20 ml डाला। यही तो समझ में आया नहीं? तो कलर चेंज करने की सिचुएशन अपने आप आ जाएगी। अब अगली बात, कि ऐसा क्या होता है फिनोफ्थलीन में? फिनोफ्थलीन में क्या रेंज थी? 8.2 से 10.2। तो मुझे एक बात बताओ, 8.2 से 10.2 है, इसका मतलब है सोल्यूशन की अगर बात करें तो अगर मैं कोई सोल्यूशन लेता हूं तो मान लेता हूं pH इक्वल टू 1 है, एसिडिक है। अब एसिडिक में क्या कर रहे हो आप? अरे ये मान लो ना, ये वाला मान लेते ये एसिडिक है, हाँ या ना, ये एसिडिक है। अब उसमें क्या कर रहे हो आप? बेस डाल रहे हो। बेस डाल रहे हो तो pH का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मान लेता हूं सपोज दैट pH इज इक्वल टू 13 तक पहुंच गए हम लोग। मान लिया कि विलियन का व्यवहार पहले pH इक्वल टू 1 था, हम लिए था, फिर हमने बेस डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए 13 तक पहुंच गए। 13 तक पहुंच गए, कोई डाउट नहीं। ओके, अब देखो, अब समझो, यहां पर मैं फिनोफ्थलीन की बात कर रहा हूं, अभी पहले इसी के बारे में समझा रहा हूं, इसको देख लो। कहीं ना कहीं पर 8.2 आएगा, कहीं ना कहीं पर 8.2 आएगा, कहीं ना कहीं पर 10.2 आएगा, आएगा अगर हम 1 से 13 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो अगली बात, कहीं ना कहीं पर 8.2 आएगा, कहीं ना कहीं पर 10.2 आएगा। फिनोफ्थलीन काम कहां करेगा? फिनोफ्थलीन इसी रेंज के अंदर काम करेगा, समझा चुका हूं मैंने। और अब देखो रंग क्या होगा, रंग देखो, 8.2 से पहले ये रंगहीन रहेगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8.2 से नीचे की ओर कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। क्लियर है? विलियन जो है वो व्यवहार कुछ भी प्रदर्शित करे, जैसे कि मान लेते हो व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है 7 से नीचे तो अम्लीय होता है, तो यहां से अम्लीय व्यवहार कर रहा है, यहां पर क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित उसने किया, मान लिया हमने क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित किया, लेकिन उतना क्षारीय नहीं हुआ जिससे कि HPH की सेहत पर फर्क पड़ जाए। तो HPH की सेहत पर फर्क कहां से पड़ना प्रारंभ होगा? 8.2 से, यही तो उसकी परास है। क्लियर है? इससे पहले रंगहीन होगा, इसके ऊपर जाओगे तो रंग परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। कौन सा? पिंक कलर आना प्रारंभ होगा। ठीक है, हल्का हल्का पिंक होगा, हल्का हल्का पिंक होगा, और इसके ऊपर जाओगे तो पूरी तरीके से ये कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। आगे बात, यानी कि ऊपर जो जाएगा ये प्योर पिंक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, इधर जो होगा रंगहीन होगा, इनके बीच में क्या होगा? मध्यवर्ती होगा। तो पीएच रेंज क्या दिखाती है? पीएच रेंज सिर्फ ये दिखाती है कि भैया यहां से पहले अनायनित, अरे ये कौन सा है बेटा? अनायनित है ना, और यहां से बाद में पूर्ण आयनित। अब समझ में आया कि नहीं है? तो ये रंग परिवर्तित है। अब समझ में आ रही होगी कहानी कि पहले अनायनित बाद में आयनित। देखो अब इसी चीज को यहां पर ले सकते हैं, जैसे यहां लिया, यहां मुझे बताओ उसका व्यवहार कैसा होता है? मेथिल ऑरेंज मेथिलेट का व्यवहार कैसा होता है? बेसिक होता है। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक सोल्यूशन ये है, यानी कि इसका मतलब है येलो कलर कब तक होगा? सोच के देखो, 3.1 से नीचे कि 4.4 से नीचे? बताओ, सोचो सोचो सोचो। इधर होगा कलर की, इधर होगा येलो 4.4 से इधर होगा,
इसका मतलब 4.4 से नीचे। नहीं आया, नहीं आया तो अरे भाई इसका व्यवहार कैसा है, क्षारीय। रेंज कौन सी है, 3.3 से 4.4। इसका मतलब विलयन किधर की ओर जा रहा, अम्लीय की ओर। जितना अम्लीय जाएगा उतना रंग परिवर्तित करेगा, ठीक है। और अम्लीय होने के लिए पीएच का मान कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब इधर रंग परिवर्तित करेगा, इधर एज इट इज रहेगा। अब आया समझ में। तो इसका मतलब 4.4 से नीचे कैसा रहेगा, येलो। और 3.1 से रहेगा, ऊपर रहेगा रेड। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। उल्टा हो रहा है कैसे, 3 ये नीचे ऊपर मतलब, अरे 3.3 से 3.1 से ऊपर का मतलब है 3, 2.5। अरे पैरामीटरों, समझ में आया, 2.1। अब समझ में, अच्छा इसको नीचे बोलते हैं। ओम, हाँ मेरी हिंदी गड़बड़ हो गई। चलो लो भाई, इसको हम नीचे बोलेंगे, इसको हम ऊपर बोलेंगे, ऐसा ठीक है। अच्छा अच्छा, धनात्मक ले लिया आपने। चलो ये ऊपर और ये, अब सही है। वाह वाह वाह, समझ गए समझ गए, क्लियर है। चलो नीचे वाले में बताओ यहाँ क्या होगा, 6.4 से ऊपर और 4.4 से नीचे। और इसमें बता दो क्या होगा, 10.2 से ऊपर और यहाँ नीचे, या नीचे होगा 10.2 से ऊपर जाएगा पिंक, सही तो लिखा, और 8.2 से, अब समझ में आ गई कहानी। और अब बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मध्यावर्ती। इसका मतलब दोनों ही रूप हो रहे होंगे उस जगह पे, है ना। समझ में आ रहा है, दोनों ही रूप है लेकिन हल्कापन आएगा उसमें। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। पीएच रेंज समझ में आ गई है कि पीएच रेंज का खेल क्या होता है, किस प्रकार से पीएच रेंज जो होती है वो काम करती है। चलो नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं। तो इंडिकेटर में मैंने आपको बता दिया रंग कैसे परिवर्तित होगा, चीजें कैसे परिवर्तित होंगी, कहां पर पीएच परास होगा, कहां पर पीएच परास प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें एक दो बातें और हैं, उनको भी दिमाग में रख लेते हैं। एक होता है तुल्यांक बिंदु, ठीक है, तुल्यांक बिंदु। कहीं पर इसको अंतिम बिंदु, इंड पॉइंट भी बोल देते हैं, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु तुल्यांक बिंदु का मतलब क्या है वो समझ लो। तुल्यांक बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जिस जगह पर अम्ल व क्षार जो दो है, एसिड और बेस, उनके तुल्यांकों की संख्या समान हो जाए। तो हम यहां पर कह सकते हैं अम्ल के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्षार के तुल्यांकों की संख्या। समझ में आ गया, यानी कि अम्ल के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्षार के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि जहां पर दोनों के तुल्यांक बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात। और तुल्यांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, याद करो। तुल्यांक को प्रदर्शित करने का तरीका मैंने बताया, n मल्टीप्लाई बाई v, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो यानी कि हम कह सकते हैं NaVA इक्वल टू NbVB। इसको हम लोग बोलते हैं तुल्यांक बिंदु, इक्विवेलेंट पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो एक एक करके देखते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे मान लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने पहला एग्जांपल ले रहा हूं, सब इधर देख लो। HCl के NaOH के साथ रिएक्शन की, क्लियर है, HCl के NaOH के साथ रिएक्शन की। एक बात मुझे बताओ, यहां पर 0.2 m 20 ml है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है। तो कितना आयतन लूं कि दोनों के तुल्यांक बराबर हो जाए, बताओ कितना आयतन लूं, इसका NaOH का कितना आयतन लूं कि दोनों के तुल्यांक बराबर हो जाएं, कितने से मल्टीप्लाई करूं, नहीं आया समझ में। इसकी वैल्यू करोगे कितना आ जाएगा यहाँ, और इसके करोगे तो यहाँ कितना आ गया। अब आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका, इस जगह पर हो गया तुल्यांक। तो यहां पर जो पीएच होगा वो इसका तुल्यांक बिंदु होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों प्रबल है, अरे ये दोनों प्रबल है। तो जब दोनों प्रबल है तो इस कंडीशन पर इसका ये स्थिति कहां बनेगी, 7 पर बनेगी। उदासीनता बनेगी नहीं बनेगी, बोलो हाँ या ना, उदासीनता बनेगी। और कहां पर उदासीनता बनेगी, 7 पर बनेगी। अरे हाँ, दोनों बराबर होंगे यार, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट
मान लेते हैं सपोज दैट अगर हम यहां पर मान लेते हैं इस जगह पे, स्लाइड कहां से आ गई, हाँ चलो मान लेते हैं इस जगह पर हमने यहां पर CH3COH ले लिया और यहां पर NaOH ले लिया, यहां पर हो गया 0.2 m 20 ml और यहां 0.1 m है। बताओ कितना आयतन ले लें, अरे कितना आयतन ले लें, कितना आयतन लें यहां पर, वेरी गुड, यहां पर भी 40 ले लें, यहां भी 4 हो गए, यहां भी 4 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ ये उदासीनता वाला जो स्थिति वहां पर चल रही थी उसके लिए पीएच का मान क्या होगा, यानी ये तुल्यांक बिंदु किधर मिलेगा, ऐसे बोलता हूं मैं, ये तुल्यांक बिंदु किधर मिलेगा, 7 से पहले मिलेगा, 7 के बाद मिलेगा कि 7 पर मिलेगा, कैसे, क्या बना यहां पर, क्या बना, CH3CONA बना, यानी कि ये किसका बना है, क्षार प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, तुल्यांक बिंदु कहां मिल रहा है, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, इसका मतलब है कि यहां पर पीएच का मान कहां से होगा, 7 से ज्यादा होगा। ये समझ में आया कि नहीं है, ये नहीं कि 7 पे जाकर उदासीन हो गया, बेटा वो केवल एक ही के लिए होता है, दोनों प्रबल होते हैं, दोनों प्रबल होते हैं, समझ में आया कि नहीं है। चलो तीसरी स्थिति लेता हूं, तीसरी स्थिति यहां पर हमने ले लिया NH4OH और यहां ले लिया हमने HCl, यहां पर ले लिया 0.2 m 20 ml, समझ गए होगे, यहाँ 0.1 40 ml, क्लियर है, समझ में आ गया। अब जरा मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा H2O। अब मुझे बताओ इसका तुल्यांक बिंदु कहाँ मिलेगा, 7 से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 7 से कम मिलेगा, यानी कि जो प्रबल होगा उधर चला जाएगा तुल्यांक बिंदु, जाएगा नहीं जाएगा, ये बात समझ में आ गई। और अगर मान लेते हैं दोनों दुर्बल हो जाए, दोनों दुर्बल हो जाए तब क्या होगा, CH3COH प्लस NH4OH, अरे हाँ या ना, दोनों दुर्बल हो जाए तो यार यहाँ तो पता ही नहीं कर पाएंगे, कैसे कह सकते हो, कोई कहेगा 7 से ज्यादा, कोई दूसरा कहेगा 7 से कम और तीसरा कहेगा 7 पर, ऐसे कैसे हो सकता है। pKa pKb याद करो, 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2, तो किसी का pKa ज्यादा pKb से होगा तो 7 से ऊपर निकल जाएगा, अरे हाँ भाई कि नहीं, यही तो था, pH इक्वल टू 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2, ये समझ में आया। तो बच्चे एक बात मुझे बताओ, 7 यहाँ pKa का मान pKb से बड़ा हुआ तो 7 से ज्यादा पर चला गया, pKb का मान pKa से बड़ा हुआ 7 से कम पर चला गया, दोनों बराबर हो गए 7 पर आ गया, तो कहना हो गया मुश्किल। आगे बात समझ में, तो इस जगह पर हम लोग तुल्यांक बिंदु नहीं निकाल पाते, बात समझ में आ गया, यहां पर तुल्यांक बिंदु नहीं निकाल पाते, ये तो मैंने आपको बताई ये बात। अब सुनो अगली बात, इंडिकेटर का प्रयोग जो होता है वो तुल्यांक बिंदु के अनुसार होता है, इंडिकेटर का जो प्रयोग किया जाता है, जो आप सूचक प्रयोग कर रहे हो विलयन के अंदर, वो उसके तुल्यांक बिंदु पर आधारित होता है। जैसे जैसे यहां से समझो, यहां से आपको पूरा चीज पकड़ में आ जाएगा, विलयन कैसा हो रहा है, अगर हम तुल्यांक बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो तुल्यांक बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर कैसा हो रहा है, pH लेस देन 7, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, विलयन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। तो बेटा इंडिकेटर यहां पर कैसा यूज करोगे, बताओ बताओ बताओ, कौन सा यूज करो, बेसिक करोगे तो कौन सा यूज करोगे, मैथिल ऑरेंज या फिर मैथिल, अब आ गया, क्लियर हो गया। इसके अनुसार इंडिकेटर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि pH इज लेस देन 7 है, एसिडिक है, अम्लीय है, यानी विलयन का व्यवहार कैसा हो गया तुल्यांक बिंदु पर, अम्लीय, तुल्यांक बिंदु पर व्यवहार अगर अम्लीय है तो इंडिकेटर यूज करोगे क्षारीय। अब समझ में आ गया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहां पर कैसा हो गया क्षारीय, यहां पर कैसा हो गया बेसिक, तो यहां पर इंडिकेटर कैसा यूज करोगे एसिडिक, समझ में आ रही है बात। और यहां कौन सा यूज करोगे HPH, क्लियर है। और तीसरी बात यहां पर आ जाओ, यहां तुल्यांक बिंदु है ही नहीं, यहां तुल्यांक बिंदु है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं होगा। चौथी बात आ जाओ कि ये दोनों है, चौथी बात ये कि ये वाली कंडीशन ले रहे थे,
ये वाली कंडीशन ले रहे थे, इसमें क्या था, बराबर है, 7 पर ही। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेटा ये दोनों प्रबल है ना, अरे प्रबल है, तो भाई व्यवहार की बात करें, थोड़ा सा ये डालोगे, थोड़ा ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ये डालोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, दोनों बराबर करोगे तो उदासीन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है, यहाँ पर तीनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित हो सकता है, थोड़ा बढ़ाने घटाने में, तो सभी प्रकार के इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो दिमाग में रखना है कि दोनों अगर प्रबल है तो सभी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। अगर अम्लीय व्यवहार आ रहा है तो बेसिक इंडिकेटर यूज होगा, और अगर बेसिक व्यवहार आ रहा है तो एसिडिक इंडिकेटर यूज होगा। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन जो आया था वो देख लो। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था इसमें कौन सा इंडिकेटर प्रयोग होगा। जैसे कि HCN प्लस KOH ये दिया गया था, अब आप समझ सकते हैं। यहां पर दूसरा था HCl प्लस KOH, तीसरा था CH3, ये क्वेश्चन है CH3NH2 प्लस HCl। बताओ ये तीनों हैं, बताओ। क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन अलग था कि भाई एक क्वेश्चन लिखा, बताओ इसमें निम्न के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज, 4 ऑप्शन आ गए। तो बताओ पहले वाला क्या होगा, बेसिक, तो इंडिकेटर कौन सा होगा ये बता दो मुझे। अरे तो नाम बताओ ना, इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे, HPH है ना, फिनोक्सिलीन। आ गया समझ में? ऑप्शन में चेक कर लेना, ऑप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। अब इसका बताओ कौन सा हो गया, सभी, मतलब उसमें ऑल आएगा, ऑल, उसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑल, ऑल ऑप्शन लगाना है इसमें, ठीक है। और यहां बताओ ये कैसा हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, CH3NH2 अमीन्स, बेसिक होता है, वीक होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, और ये कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि नहीं होता है। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और नेचर अगर एसिडिक हो गया तो इंडिकेटर कौन सा यूज होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी कि MeOH। अब समझ में आ गया? चारों ऑप्शन देख के कर लोगे पक्का, कोई डाउट नहीं ना? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन ये कि मान लेते हैं आपके पास में एक क्वेश्चन दिया गया, एक हमें C6H5NH2 की रिएक्शन HCl से की गई, समझना मेरी बात को। C6H5NH2 की HCl से रिएक्शन की गई और इसका तुल्यांक बिंदु का pH 5, तो तुल्यांक बिंदु लिया, उसका pH 5 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि हमने यहां पर ये लिया और ये लेके HCl यहां पर डाल दिया, इसका तुल्यांक बिंदु, नेचुरल सी बात है 7 से कम आएगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब उसे पूछा गया निम्न में से कौन सा सूचक प्रयोग होगा, ठीक है। बेस्ट भी कह सकते, अच्छा कौन सा होगा, सही कौन सा होगा, उचित कौन सा होगा, शब्दों का प्रयोग कुछ भी हो सकता है। और मैं यहां पर हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, ए बी एक इंडिकेटर ले रहा हूं, या चलो एक ए इंडिकेटर ले रहा हूं, कोई मान लेता हूं नाम, एक यहां पर बी ले रहा हूं, एक सी ले रहा हूं, एक डी ले रहा हूं, और इसके बीच में एक परास दे रहा हूं, 2 से 3, 3 से 4, 4.4 से 5.5 और 5 से 6, ठीक है। ये हमने रखा, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बेस्ट कौन सा है, कितना है यहां, अब देखना, बड़ा दिमागदार बात है, इस संख्या को देखना, फिर इस संख्या को देखना, फिर इस संख्या को देखना, और फिर इस संख्या को देखना,
फिर दोनों एक साथ देखना और देखने के बाद ये देखना कि ऊपर का जो मान है ये संख्या जो है वो किस में फिट हो रही है, किस में फिट हो रही है, अधिकतम या निकटतम किसके पास में है, ऐसे समझो, जिसमें निकटतम हो, पास में हो। समझ में आया कि नहीं आया? निकटतम किसमें है? ये 5 मान है। अगर मैं कहता उचित नहीं है, मतलब अगर मैं कहता कि सबसे बेस्ट मुझे बताओ, अगर मैं ये कहता कि मुझे बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए, तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हो। अरे हाँ या ना, ये भी कर सकते हो, ये भी, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक, तो ये एसिडिक के लिए प्रयोग हो सकता है। ये मत कहना कि इसकी परास 2 और 3 है। अरे समझ में आ रहा है भैया, इसका मतलब है ये इसकी रेंज है, यही प्रयोग होगा। यार हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे एसिडिक है, सारे प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन बात हो रही है बेस्ट की। तो बेस्ट को कैसे देखोगे? यहाँ क्या लिखा है 5, यहाँ 2 और 3 में है, मैच नहीं करता। तुल्यांक बिंदु के निकटतम होना चाहिए, बस आंसर मेरा ये है। तुल्यांक बिंदु 3 4 ठीक है, 4 4.4 चलेगा, ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं। 4.4 से 5.5, 5 और 4.4 बीच में आ रहा है, यही बेस्ट है। आगे बात समझ में? तो ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर। अब समझ में आया? है सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिक लगाना था, केवल लॉजिक लगाना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि करना क्या है कि तुल्यांक बिंदु के निकटतम होना चाहिए, तो जितना तुल्यांक बिंदु के निकटतम होगा उतना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक और आ जाता है कि मान लेते हैं हमें तुल्यांक बिंदु दिया ही नहीं है, ठीक है, सुन लो बेटा, सुन लो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुल्यांक बिंदु दिया ही नहीं है और हमें एक की परास दे दी है, जैसे पीएच यहां पर दे दिया गया 4 से 6, तो हमसे पूछा गया ये 4 से 6 है, कोई बी इंडिकेटर है, जो बी इंडिकेटर है ये 4 से 6 है और इसका पीएच परास, तो पूछा गया बताओ इसका तुल्यांक बिंदु क्या होगा। तो क्या करना है, ऐसे करना, समझ में आया? क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, डिवाइड बाई 2 कर देना है। बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाई 2 कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस यहां से आपको तुल्यांक बिंदु मिल जाएगा। ये चेकिंग प्रोसेस है, चेक करने का तरीका है कि इसके लिए कौन सा तुल्यांक बिंदु फिट होगा, इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए कौन सा होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, एक और लास्ट बात, हम लोग तुल्यांक बिंदु की बात कर रहे थे, तो पीएच परास की भी एक छोटी सी बात है, उसको भी दिमाग में रखना। जैसे कि बफर में मैंने बताया था, मैंने कहा था बफर के लिए कि बफर की एक रेंज होती है, pH इज इक्वल टू, याद करो, pKa प्लस माइनस 1, बताया था बफर की एक रेंज होती है। उसी तरीके से इंडिकेटर की भी एक रेंज होती है, और वो इंडिकेटर की रेंज क्या होती है वो आपको बता दूं, pH इज इक्वल टू pKin प्लस माइनस 1, ये रेंज हो, यानी कि वो जो रेंज है वो उस संख्या के आगे और उस संख्या के पीछे वर्क करता है। समझ में आ गया? जैसे किसी इंडिकेटर का pKin का मान अगर मान लेता हूं 4 है, pKin तो कांस्टेंट होगा ना, जैसे Ka कांस्टेंट होता है एसिड के लिए, बेस के लिए क्या होता है, Kb कांस्टेंट होता है, उसी लिए इंडिकेटर के लिए क्या होगा, आयन कांस्टेंट होगा। तो pKin का मान अगर हमारे पास 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब 3 रेंज और 5, यानी इसकी जो रेंज होगी वो 3 से 5 के बीच में होगी। ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, pKin। अब आप सोचो जरा, एक बार सोच के देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, यहीं पर मैं बात कर रहा था, ये देखो यही बात निकल के आ रही कि नहीं निकल के आ रही है? इसका मतलब कहीं ऐसा ही लग रहा है कि भाई pKin ही उसके तुल्यांक बिंदु को निर्धारित करता है। एक तरह से कह सकते हो कि pKin का जो मान है वो तुल्यांक बिंदु के निकटतम होगा कि नहीं होगा? यानी किसी भी अम्ल का pKin ले लूं तो वो तुल्यांक बिंदु के निकटतम ही होगा। क्यों? क्योंकि परास जो होती है या तो +1 या फिर -1 पर बिलोंग करती है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब पॉइंट ये उठता है, प्रैक्टिकली एक और बात है कि +1 और -1 जो है वो कैसे आता होगा। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, pH इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया,
पी के आई एन प्लस क्या हो गया लॉग, यहाँ क्या हो गया 100, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आई एन माइनस, आ रही बात समझ में, यहाँ पर क्या होगा आई एन माइनस डिवाइड बाई क्या होगा एच आई एन, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो केस बना सकते हैं, अगर मैं कहता हूं आई एन माइनस डिवाइड बाई एच आई एन का मान अगर 10 कर दे, मतलब इन दोनों का अनुपात अगर 10 हो जाए, सांता का अनुपात कितना हो जाए 10 हो जाए, तो अगर ये 10 हो जाए तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, log 10 की वैल्यू 1 होगी तो पी के आई एन का मान कितना हो जाएगा +1, इसका मतलब यहां पर पी एच इज इक्वल टू कितना होगा पी के आई एन +1। बोलो आ गया समझ में। दूसरा अगर मैं कर दूं आई एन माइनस डिवाइड बाई एच आई एन, इसका मान कितना कर दूं 1/10, तो यहां कितना होगा माइनस, तो पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 प्लस और -1 है ये उन दोनों की सांद्रताओं के अनुपात को भी प्रदर्शित करता है, यानी कि इसकी सांद्रता 10 गुना हो जाए या इसकी सांद्रता का अनुपात 1/10 गुना हो जाए। मतलब आप एक चीज समझ सकते हो, किसी इंडिकेटर में आयनित और अनायनित की जो सांद्रताएं होती है ना उनका भी एक अनुपात होता है। ये नहीं होता है कि कितना मन में आया बोले आ चलो 80% वियोजित हो जाते हैं, 90% वियोजित हो जाते हैं, बोले हम तो नहीं, हम तो 1% वियोजित हो गए, ना 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 ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, तो उसकी भी लिमिटेशन है, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट होने के आयनित और अनायनित होने के लिए भी पीछे एक लॉजिक है कि सांद्रता का मान या तो 10 गुना होगा या फिर 1/10 गुना होगा, मतलब आयनित भाग जो होगा वो इसके 10 गुना होगा। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है, यानी जो अनायनित है अनायनित से 10 गुना होगा, मतलब ऐसे मान के चलो कि जैसे कि मान लेते 10 गुना का मतलब क्या हुआ कि अनायनित कितना बचा 1 ग्राम और आयनित कितना हो गया 10 ग्राम, समझ में आ गया। या उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाए, ये 1 हो जाए ये 10, तभी उसी रेंज पर पीएच जो होती है वो वर्क करेगी, और पीएच वर्क करेगी तो इंडिकेटर वर्क करेगा, यानी इंडिकेटर के एक सांद्रता का भी अनुपात है। ये पॉइंट थ्योरेटिकली है, 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शंस में ये पूछा जाएगा कि कौन किसके सापेक्ष है। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इंडिकेटर के बारे में आपको सारी बातें बता दी है, अधिकतम बातें कवर कर ली है। ग्राफ मैंने नहीं बताया क्योंकि ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया। तो इंडिकेटर समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन सीधा सीधा थ्योरेटिकल का आएगा, न्यूमेरिकली भी मैंने आपको बता दिया और थ्योरेटिकली बता दिया, ठीक है। चलो आज इतना ही, बाकी फिर कल।